सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और ये है अपने ब्लड फिजियोलॉजी की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंदर आज अपन पढ़ने वाले अपने कोगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में। और देखो, कोगुलेशन ऑफ ब्लड जो है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और आपको ये याद करने में बहुत दिक्कत आती है कि पहले 12 आएगा कि 11 आएगा या 9 अपना फैक्टर नंबर कब इस्तेमाल होगा। तो उसके लिए मैं आपका एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा और आपको चीजें रटा जाएंगी। मेरी पढ़ाने की टेक्निक इस तरीके से होने वाली कि आपको चीजें ना इंस्टेंट याद होंगी और इसी तरीके से अपन अब पढ़ेंगे मेरी लाइव ऑनलाइन क्लासेस में भी। लाइव में आपको 20 दिन तक, 20 दिन में फिजियोलॉजी, 20 दिन में अपनी एनाटॉमी, टोटल 40 दिन तक मैं आपको लाइव 2 घंटे रोज रात को पढ़ाने वाला हूं। आप इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। पूरी डिटेल मैंने डाल रखी है, साथ में नंबर भी डाला है। तो चलिए आज का टॉपिक पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिख के आना है। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड? क्या होता है, जैसे अपनी ब्लड वेसल के अंदर इंजरी हो गई है ना, तो क्या होता है, मान लो ब्लड वेसल में इंजरी हो गई तो यहां से अपना खून फिर बहने लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर बाद, जब आपने खुद ने नोटिस करा हो, आपका खून बहना बंद हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है ना, हल्का सा लाल कलर का एक जेली लाइक सब्सटेंस आ जाता है आपकी चोट के ऊपर। इसी को अपन बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर इसको डेफिनेशन के भाषा में बोले तो क्या होता है ना, कोगुलेशन ऑफ ब्लड is defined as process in which blood lose its fluidity and become the jelly like mass। मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल में खून कैसा है, अपनी फ्लूइड के फॉर्म में है, पानी जैसा है। बट जैसे आपको लग जाती है तो क्या होता है, थोड़ा अपना खून इस तरीके से यूं बाहर बहने लगता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद यही जो ब्लड अपना फ्लूइड के फॉर्म में था वो एक जेली के फॉर्म में आ जाता है और इसी को अपन बोलने लगते हैं अपना कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो अपना एक ब्लड फ्लूइडिटी के फॉर्म में है ब्लड वेसल के अंदर और जैसे बाहर आ रहा है, ये जेली जैसा सब्सटेंस कैसे बन रहा है, इस पूरी चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से अपने ब्लड का कोगुलेशन होता है। और सेम चीज अपने कंटेनर के साथ होती है। मान लो अपन ने क्या करा, अपन ने खून लिया और खून को अपन ने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, तो थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी खून जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, खून का कोगुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे कोगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा, यहाँ पे एक ब्लड का एक क्लॉट बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपना पूरा यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं अपने कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। और फिर आप बोलोगे सर फिर इस तरीके से देखा जाए तो अपन तो कभी ब्लड का सैंपल ही नहीं ले पाएंगे। ब्लड का सैंपल भी तो अपन ट्यूब में ले जाते हैं। तो बेटा क्या होता है, जितनी भी ट्यूब में अपन ब्लड का सैंपल लेते हैं ना, उन ट्यूब में अपना होता है एक्चुअली में एंटी कोगुलेंट, जो कि ब्लड का क्लॉट बनने से रोकता है। चलो, तो टोटल कुल मिला के जो होते हैं ना, 12 फैक्टर्स अपने इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है उसका नाम आपको याद रखना है फाइब्रिनोजेन। दूसरा अपना होता है प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा अपना होता है टिश्यू फैक्टर। फिर चौथा फैक्टर का नाम है कैल्शियम। अब आप बोलोगे सर इसकी नंबरिंग किस आधार पर है, ये इनके अकॉर्डिंग मतलब यूज होते हैं क्या? पहला अपना फाइब्रिनोजेन यूज होता है, दूसरा अपना प्रोथ्रोम्बिन, नहीं, इस आधार पर इसकी नंबरिंग नहीं है। सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था उसका सबसे पहला नंबर ने दे दिया। जैसे फाइब्रिनोजेन सबसे पहले डिस्कवर हुआ, उसका नंबर फाइब्रिनोजेन हो गया, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन हो गया। तो पांचवें का नाम अपना है प्रो एक्सेलरेन। फिर क्या होता है ना, यहाँ पे कायदे से होना चाहिए 5 के बाद 6, लेकिन छठवा वाला नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट होता है 7वां। पहले एक दोनों में 6 नंबर में डिस्कवर हुआ था, बट बाद में उनको पता चला कि वो कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए उसको अपन ने हटा दिया। तो फिर 7वें नंबर का होता है, 7वें नंबर का अपन बोलते हैं सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन एक्टिवेटर। 8वें नंबर का जो होता है उसको अपन बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। अपने 9वें नंबर को अपन बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। 10th नंबर में अपना आता है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। 11 नंबर का नाम अपना होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। अपना 12वें नंबर का नाम होता है हैंगमैन फैक्टर। 13वें नंबर का नाम अपना होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। अब बोलोगे सर आपने तो बोला था कि टोटल 12 फैक्टर होते हैं, तो मेरे लाल ये 12 ही है, हुआ क्या, अपने 6 वाले को हटा दिया ना, तो टोटल नंबर में तो ये 12 ही होते हैं। बस फर्क क्या होता है, 6 हट गया, इसलिए 1 2 3 4 5, फिर अपन लेते हैं 6 तो हट गया, 7 8 9 10 11 12 13। तो ये सारे फैक्टर्स अपने इन्वॉल्व होते हैं। अब किस तरीके से अपना ब्लड के अंदर कोगुलेशन होता है वो आप जानो, और आपको मैं एक 3D वीडियो भी दिखाऊंगा ताकि आपको इस तरीके से सारी चीज इमेजिन हो जाए। अब मैं आपको बताऊं स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, किन स्टेज में काम होता है। तो देखो, सबसे पहले आपको ना मैं पहले समझा देता हूं। तो क्या होता है, सबसे पहले ये ब्लड वेसल है और हर बार की तरह ब्लड वेसल में अपनी हो गई इंजरी। जैसे ही ब्लड वेसल में इंजरी हुई, इस तरीके से प्लेटलेट यहाँ पे आके चिपक जाती है, ठीक है। लेकिन ये ना अपना बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो थोड़ी देर में अपन क्या करते हैं, इन प्लेटलेट्स को एक धागे से पिरो देते हैं इस तरीके से। तो इस धागे का नाम अपना होता है फाइब्रिन। ये एक तरीके फाइबर है जो कि प्लेटलेट को इस तरीके से पिरो देता है
और एक ब्लड क्लॉट बना देता है, ठीक है। फिर बात आती है सर अच्छा ये धागा फाइब्रिन है, तो फाइब्रिन कहां से आया? तो मैंने आपको याद करो प्लाज्मा की वीडियो में पढ़ाया था प्लाज्मा प्रोटीन में कि अपने ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है फाइब्रिनोजेन, लेकिन फाइब्रिनोजेन ब्लड के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अपन क्या करते हैं, फाइब्रिनोजेन को एक्टिव करते हैं और वो बनाता है फाइब्रिन, फिर फाइब्रिन आपस में पॉलीमराइज होते हैं, उस तरीके से धागे बन जाते हैं और फिर ये धागे अपने सारे प्लेटलेट्स को अच्छी तरीके से चिपका के एक पूरे ब्लड का क्लॉट बनवा देता है। फिर अपन, अब आप बोलोगे सर फिर ये फाइब्रिनोजेन को अपन ने कैसे एक्टिव करा? तो मेरे लाल थोड़ी सब्र रख, फाइब्रिनोजेन को एक्टिव करने से पहले अपन को चाहिए रहता है थ्रोम्बिन, लेकिन ब्लड के अंदर थ्रोम्बिन भी नहीं होता। अगर थ्रोम्बिन होगा तो हर भी फाइब्रिनोजेन अपना फाइब्रिन बन जाएगा। तो थ्रोम्बिन कैसा होता है ब्लड में? वो प्रेजेंट होता है इनएक्टिव स्टेज में इन द फॉर्म ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो अपन को क्या, सबसे पहले अपन को चाहिए प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करना पड़ता है अपन को थ्रोम्बिन में, फिर थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में। फिर इस प्रोथ्रोम्बिन जो है ना वो भी अपने ब्लड में इनएक्टिव है, तो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करना पड़ता है, तो इसके लिए अपन को चाहिए रहता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो अब आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। तो अपने ब्लड कोआगुलेशन में सबसे पहला स्टेज होता है प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए अपन को चाहिए रहता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। फिर दूसरे नंबर पर अपन को चाहिए रहता है जैसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आ गया वो क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट कर देगा। फिर थ्रोम्बिन क्या करता है, ये अपना फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और फाइब्रिन इस तरीके से धागा बना देती है अपने प्लेटलेट्स में। तो ये स्टेजेस होती हैं। लेकिन क्या रहता है ना, जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ना, इसको बनाने के लिए बहुत माथापच्ची होती है, ये इतनी आसानी से नहीं बनता। चलिए अब मैं आपको पूरा इसका फ्लो चार्ट बताता हूं। अब क्या रहता है, जो प्रोथ्रोम्बिन जो है उसका एक्टिवेटर बनाने के लिए अपनी बॉडी के अंदर दो तरीके के पाथवे होते हैं। एक पाथवे होता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है अपना एक्सट्रिंसिक पाथवे, और यहीं पे अपने सारे फैक्टर्स भी इस्तेमाल होते हैं। तो फिर अपन देखते हैं सर ये इंट्रिंसिक पाथवे क्या है। देखो इंट्रिंसिक पाथवे जो है ये ऐसा पाथवे जिसके अंदर अपने प्लेटलेट्स यूज होते हैं, और एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर जो है वो अपना टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन यूज होता है। ये क्या है एक्चुअली में, ये क्या है, पाथवे हैं। मतलब कि अपनी जो पहली स्टेज है ना, अपन को क्या करना है, उसके अंदर अपन को बनाना है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर दो तरीके से बन सकता है, या तो वो इंट्रिंसिक पाथवे से बनेगा जिसके अंदर प्लेटलेट्स यूज होंगे, या तो वो एक्सट्रिंसिक पाथवे से बनेगा जिसके अंदर अपना टिश्यू थ्रोम्बिन यूज होगा। तो दो इसके ऐसे पाथवे होगा। ये बीच, दोनों के बीच में मैंने एक लाइन भी खींच दी, एक बंटवारा कर दिया मैंने। चलो तो क्या होता है ना, इंट्रिंसिक पाथवे होता कहां पे, वो होता है एट द लेवल ऑफ ब्लड वेसल। अब क्या हुआ, मान लो ब्लड वेसल है, 1000 बार बता चुका हूं, ब्लड वेसल में अगर इंजरी होती है तो क्या होता है, ब्लड वेसल में इंजरी होती है तो अपना कौन बाहर आता है, एक सुंदर सी चीज बाहर आती थी ना, बिल्कुल सही, उसे बोलते हैं कोलेजन। तो जैसे ही अपने ब्लड वेसल में इंजरी हुई, अपना एंडोथेलियम डैमेज हो गया और कोलेजन हो गया एक्सपोज। जैसे ही कोलेजन एक्सपोज हुआ, कोलेजन इतना सुंदर था, उसको देख के तुरंत प्लेटलेट्स क्या हुए, उसमें जाके चिपक गए। मतलब प्लेटलेट्स अपन ने एक्टिवेट करवा लिए, और उस प्लेटलेट से अपना निकल जाता है फोस्फोलिपिड्स। इतना समझ गए। अब जैसे ही क्या होता है ना, एंडोथेलियम डैमेज होता है ना, एंडोथेलियम से अपना एक निकलता है कैलीकर्नेन और अपना HMW काइनोजन। ये HMW काइनोजन एंड कैलीकर्नेन क्या करती हैं, जो अपना फैक्टर नंबर 12 जो होता है ना, वो ब्लड में इनएक्टिव स्टेज में होता है। फैक्टर नंबर 12 को वो कन्वर्ट कर देते हैं एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 12 में, और फिर एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 12 इन द प्रेजेंस ऑफ HMW काइनोजन फिर अपना किसको एक्टिवेट करते हैं, वो एक्टिवेट अपना करते हैं फैक्टर नंबर 11 को। तो फैक्टर नंबर 12 पहले एक्टिवेट हुआ, 12 ने करा, फिर 11 को एक्टिवेट। फैक्टर नंबर 11 जो है फिर वो अपना एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 9 को, और फैक्टर नंबर 9 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फैक्टर नंबर 3 अपना एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 10 को। वो फैक्टर नंबर 10 ही अपना मेन फैक्टर है जो अपना बाद में बनाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो फैक्टर नंबर 10 दोनों में कॉमन होता है, अपना इंट्रिंसिक पाथवे में भी कॉमन है और अपना एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर भी होता है। फैक्टर नंबर 10 दोनों में आता है। तो फैक्टर नंबर 10 बहुत मेन इंसान है। फिर फैक्टर नंबर 10 इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोलिपिड, मैं क्या करता हूं, ब्लूटूथ दिखाता हूं। फैक्टर नंबर 10 इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोलिपिड एंड उसके साथ में अपना आता है कैल्शियम। ये सबके सब मिला के अपना बनाते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब क्या होगा ना, तुम्हें बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, यार सर ये फैक्टर हम कैसे याद रखें। तो तुम्हें ना मैं अभी बहुत बढ़िया तरीके से बताता हूं, और उसके बाद तुम्हें सारी बिल्कुल रटा जाएंगी। तो सर्किट जल्दी से हाँ भाई आया ना। तो देखो अभी ना अपन सर्किट की मदद से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको याद भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अब मैं ना फैक्टर्स बना रहा हूं। तो जो सर्किट है वो क्या है, वो अपना है फैक्टर नंबर 12।
तो सबसे पहले अपना फैक्टर नंबर 12, 12 के बाद अपना आता है फैक्टर नंबर 11, और 11 के बाद अपना आता है फैक्टर नंबर 9। और मैं खुद भी बन रहा हूं फैक्टर नंबर 10, क्योंकि मैं भी एक मेन इंसान हूं। फैक्टर नंबर 10 ही अपना मेन होता था, तो अब आपको याद रहेंगी चीजें। तो फिर क्या होता है, फैक्टर नंबर 12 जो है वो एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 11 को, और फिर क्या होगा, फैक्टर नंबर 11 एक्टिवेट हो गया, फैक्टर नंबर 11 फिर एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 9 को। फैक्टर नंबर 9 बड़ी विनम्रता से फैक्टर नंबर 10 मतलब मुझसे हाथ जोड़ के बोलता है, मालिक प्लीज आप प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन जाइए, क्योंकि मैं तो मेन इंसान हूं ना। और उसके बाद क्या होता है, फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट हो जाता है। तो फैक्टर नंबर 10 क्या करता है, हर बार की तरह आपको पता है फिजियोलॉजी में सुंदर कन्या है कि अपनी कैल्शियम, तो फैक्टर नंबर एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 10 कैल्शियम के साथ और अपने फैक्टर नंबर 5 के साथ अपना बन जाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। और फिर ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आगे जाके अपना एक्टिव करेगा थ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन फिर बनाएगा फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन, और फाइब्रिन फिर अपना पूरा कोगुलेशन ऑफ ब्लड करवा देता है। ये पूरी पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे थी, और आपको बड़े आसानी से अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अब देन अब मैं आपको बताता हूं एक्सटेंसिव पाथवे किस तरीके से होता है। देखो एक्सटेंसिव पाथवे ना, ये अपना होता है टिश्यू जब टूटेगा तब। तो यहाँ पे टिश्यू के अंदर ट्रॉमा हो गया, या फिर क्या हुआ, जैसे टिश्यू के अंदर ट्रॉमा हुआ अपना निकल जाता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर क्या होता है ना, फिर यहां से निकलता है अपना ग्लाइकोप्रोटीन और साथ में अपना फोस्फोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन फोस्फोलिपिड इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर नंबर 7 अपना डायरेक्टली एक्टिवेट कर देते हैं फैक्टर नंबर 10 को। तो ये बड़ी आसानी से हो गया, फैक्टर नंबर 10 को डायरेक्टली एक्टिवेट कर लिया फैक्टर नंबर 7 ने इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड फोस्फोलिपिड। फिर फैक्टर नंबर 10 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड फैक्टर नंबर 5 अपना बन जाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इतना तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया और आपको अब रटा गया होगा। देन सेकंड स्टेज में क्या होता है, इस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के कारण अपन क्या करते हैं, अपने प्रोथ्रोम्बिन को बनाते हैं थ्रोम्बिन में, फिर थ्रोम्बिन अपना फाइब्रिनोजेन को एक्टिव करता है फाइब्रिन में, और फिर वो बना लेता है अपना एक फाइब्रिन मॉलिक्यूल, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन। अब आप बोलोगे सर ये फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन कैसे बना, तो सिंपल सी बात है, ये जो फाइब्रिनोजेन है ना, इससे अपन क्या करते हैं, दो पॉलीपेप्टाइड की चेन इसकी हटा देते हैं। तो जैसे ही दो पॉलीपेप्टाइड की चेन हटती है फाइब्रिनोजेन से, वो अपना बन जाता है फाइब्रिन मॉलिक्यूल। फिर फाइब्रिन मॉलिक्यूल ना एक धागे की तरह है, फिर क्या अपन करेंगे, ऐसे बहुत सारे फाइब्रिन के मॉलिक्यूल को एक साथ अपन पॉलीमराइज कर देंगे, इनका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, और फिर उसके कारण एक अपना फाइब्रिन टफ ब्लड क्लॉट बन जाता है। इस तरीके से अपना पूरा जो है कोगुलेशन होता है। अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूं, ताकि तुम्हें ना चीजें बिल्कुल दिमाग के अंदर सेटल हो जाएं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये अपना पूरा ब्लड बह रहा है और यहाँ पे अपनी हो गई इंजरी। तो जैसे ही अपनी यहाँ पे होती है इंजरी, इंजरी पे अपने चिपक जाते हैं प्लेटलेट्स आके, तो सारे प्लेटलेट्स अपने चिपक गए। अब बायोकेमिकल लेवल पे अगर अपन देखें, सबसे पहले अपन देखेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्या होता है, अपना सबसे पहले चाहिए रहता है टिश्यू फैक्टर, टिश्यू फैक्टर प्लस फैक्टर नंबर 7, फिर वो एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 10 को। तो अभी अपन देखते हैं जूम करके, ये अपना टिश्यू फैक्टर, टिश्यू फैक्टर पे क्या जुड़ा, ये अपना है फैक्टर नंबर 7। ये तो फैक्टर नंबर 7 अपना एक्टिवेट होकर जुड़ गया। फिर फैक्टर नंबर ये आया 10, तो अपन को अभी फैक्टर नंबर 10 को यहाँ पे करना है एक्टिवेट। तो जैसे ये जुड़ा, यहाँ पे क्या होता है ना, फैक्टर नंबर 10 अपना हो गया अब एक्टिव, तो अपने फैक्टर नंबर 10 अब करवा लिया एक्टिव। तो ये है एक्सट्रिंसिक पाथवे। फिर अपना आता है इंट्रिंसिक पाथवे, इसमें फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हुआ, पहले 12 ने करा 11 को एक्टिवेट, फिर 11 ने करा 9 को एक्टिवेट, फिर ये 9 जो है अपना जुड़ जाता है फैक्टर नंबर 3 के साथ, एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 3 के साथ, फिर ये करता अपने 10 को एक्टिवेट, अपन को 10 को एक्टिवेट करवाना है। फिर अपना हो जाएगा फैक्टर नंबर 10 एक्टिवेट, और फैक्टर नंबर 10 क्या है, दोनों में कॉमन था अपने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवे में। फिर फैक्टर नंबर 10 अपने फैक्टर नंबर 5 के साथ जुड़ता है, और फिर ये अपना एक्टिवेट करेगा, ये जो है ना अपना प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा इस तरीके से थ्रोम्बिन में। तो अपने थ्रोम्बिन का मॉलिक्यूल अपन बनाते जा रहे हैं। फिर ये जो थ्रोम्बिन के मॉलिक्यूल जो है, यही आगे जाके अपने जो फाइब्रिनोजेन है उसको तोड़ेगा, मतलब जो अपना प्रोफाइब्रिनोजेन था उसको कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में। कैसे, दो पॉलीपेप्टाइड उसकी हटा के। तो ये क्या है, ये पूरा अपने थ्रोम्बिन है। अब आप देखना आगे कैसा काम होता है। देखो ये थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, इस तरीके से अपने फाइब्रिनोजेन को तोड़ रहा है, दो उसकी न्यूक्लियोटाइड हटा रहा है और एक अपना फाइब्रिन बना रहा है। फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनाया, फिर फाइब्रिन आपस में पॉलीमराइज होते जा रहे हैं और पूरा एक अपना धागा बन गया, जो कि अपने पूरे प्लेटलेट्स आरबीसी सबको एक साथ जोड़ के रखेगा और एक पूरा बना लेगा ब्लड का क्लॉट। तो इसको अपन बोलते हैं ब्लड का कोआगुलेशन होना। सो मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से इसको आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है। तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में उसको कुछ इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, फिर आपको उसकी डेफिनेशन डालनी। कोआगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब अपना ब्लड जो है फ्लूइडिटी लॉस करके अपना जेली लाइक सब्सटेंस बन जाता है, जब वो थोड़ा सा बाहर निकलने लगता है या फिर कंटेनर में रखते हैं, इसको बोलते हैं कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। कैसे होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपको फैक्टर की हेडिंग डाल देना
और फिर फैक्टर के देखो नाम तुम्हें सारे याद नहीं होंगे, तो इनके नाम में लिखना, बस इतना लिख देना कि हाँ भाई सीरीज ऑफ फैक्टर यूज होते हैं, टोटल 12 फैक्टर होते हैं। फिर आप स्टेज कैरिंग डाल देना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। फिर इन स्टेज को आपको एक्सप्लेन करना है पॉइंट में। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये आपको पूरा ना फ्लो चार्ट तुम ये याद कर लो। बड़े आसानी से फ्लो चार्ट याद होता है, आपको गिनती याद करनी है। पहले 12 एक्टिवेट होगा, फिर 11 होगा, 11 करेगा आपने 9 को, 9 करेगा आपने 10 को एक्टिवेट, ठीक है। और फिर ये 10 फैक्टर नंबर 5 के साथ और फैक्टर नंबर 5 के साथ और कैल्शियम के साथ अपना बन जाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो ऐसे गिनती याद कर लो, 12, 11, 9, 10, और इसमें याद कर लेना 7 और 10। इस तरीके से पूरा फ्लोचार्ट याद हो जाएगा। और ये पूरा फ्लोचार्ट बना देना पूरे एक पेज में, तो तुम्हारा क्या होगा ना, करीबन एक पेज भरा गया। और ये फ्लोचार्ट ना कायदे से तुम 2 पेज में बना सकते हो, एकदम ऐसे बनाना कि इस तरह भी बने, इस तरह भी बने, पूरा एक 2 पेज में बना देना। फिर तुम ऐसे सीक्वेंस में जो तुमने करा है ना, किस तरीके तुमने एक एक सीक्वेंस में एक्टिवेट करा है, वो सारी चीज तुम्हें बस एज इट इज लिखनी है। जैसे कि मैंने भी लिखा है कि इंट्रिंसिक पाथ, सबसे पहले अपना प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर में इंट्रिंसिक पाथवे कैसे बना कि ब्लड की इंजरी हुई, जैसे ब्लड की इंजरी कोलेजन एक्सपोज हुआ, प्लेटलेट चुपके, फिर अपने क्या फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हुआ। तो जो सीक्वेंस में तुमने करा है फ्लो चार्ट में, वही सीक्वेंस में तुम लिखते जाओ, सारे तुम्हारे काम हो जाएंगे। फिर आपको लिखना है एक्सटेंसिक पाथवे, फिर एक्सटेंसिक पाथवे की आपको डालनी है हेडिंग, और हेडिंग डालने के बाद आपको सारी चीज जो है पॉइंट वाइज आपको लिखनी है। फिर आपको डालना है स्टेज नंबर 2 की हेडिंग, और स्टेज नंबर 2 की हेडिंग डालने के बाद सेम आपको जो चीज आपने फ्लो चार्ट में करी थी वही लिखना। फिर स्टेज नंबर 3, कुछ इस तरीके से तुम लिखोगे, आराम से तुम्हारे 3 पेज भरा जाएंगे। और ये बड़ा ही इजी टॉपिक है, ज्यादा टेक्निकलिटीज इसके अंदर थी नहीं, मैंने तुम्हें बड़े आसानी से पढ़ा दिया, वीडियो दिखा दी, डेमोस्ट्रेट करवा दिया। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो और मैं आपको सारी चीज इजी करवाता रहूंगा। मेरे नोट्स बहुत जल्द फिजियोलॉजी के मेरे वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे, और याद रहे रफ नोट्स है, फेयर नोट्स में, और अप्लाइड फिजियोलॉजी भी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं।